नमस्कार साथियों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अत्तर सिंह आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूँ। डायबिटीज़ के इस सेशन में आज हम ब्लड शुगर लेवल की वैल्यूज़ की बात करने वाले हैं और ये इसके साथ-साथ में हम जब उठ जाते हैं मॉर्निंग में, उसके साथ-साथ में हमारा शरीर कौन-कौन से हार्मोन्स एक्टिवेट करता है और उन हार्मोन्स का हमारे डायबिटीज़ के ऊपर, क्योंकि हम डायबिटीज़ की क्लास कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ के ऊपर क्या फ़र्क होता है इसका, जितने भी हार्मोन बनते हैं। इसके साथ-साथ में आगे हम एक कोर्टिसोल हार्मोन है, जिसको हम थोड़ा-सा आज पढ़ेंगे कि वो डायबिटीज़ से किस तरह से रिलेट करता है। उसके बढ़ने या घटने से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ग्लूकोज़ को हम 3 तरीके से मापते हैं। एक वो जब हमने कोई खाना नहीं खाया है सुबह मॉर्निंग में, जिसे फास्टिंग ग्लूकोज़ कहा जाता है। खाना खाने से पहले, उसके बाद में है खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद, उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद आपके ग्लूकोज़ का लेवल क्या है। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी वैल्यूज़ जो है वो क्या मायने हैं उनके। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल वाली है उसे हम समझेंगे। ये जितने भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी तब मायने रखते हैं जब विदाउट एनी मेडिसिन, जैसे कि इंसुलिन को थेरेपी ले रहा है या कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहा है, उसके बिना हम इनको चेक करें और वो नॉर्मल रेंज में है तो है नॉर्मल। नहीं तो फिर ये सारी की सारी ये जैसे इम्पेयर्ड है तो ये प्री डायबिटिक इसे कह सकते हैं। मतलब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से थोड़ा ऊपर बढ़ जाए, उसके अपने कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो डायबिटीज हो गया हो, या उसके कुछ जैसे कि स्ट्रेस में है, इन्फ्लेमेशन है, या और कोई कारण भी हैं वो, या फिर जैसे मोटापा है या फिजिकल इनएक्टिव है, तो ये उस कंडीशन में आ सकते हैं। तो ये चीज़ें सेकंड वाली जो है इम्पेयर्ड वाली, ये ठीक हो सकती है अगर सुधारा जाए तो। बाद वाली भी ठीक हो सकती हैं, लेकिन हमको समझेंगे ये थोड़ी सी। अगर थोड़ा फिजिकली अगर एक्टिव हो जाए बंदा तो विदाउट मेडिसिन भी ये ठीक हो सकती है। तो जानेंगे नॉर्मल वैल्यू। फास्टिंग ग्लूकोज अगर आपकी 70 से 100 के बीच में, यानी कि 70 टू 100 mg पर DL, बिना कुछ खाना खाए, यानी कि रात को अगर खाना खाए तो कम से कम 8 से 10 घंटे के बाद सुबह के टाइम पे इसको अगर चेक करते हैं और आपकी आती है 70 से 100 के बीच में, तो आपकी वो ग्लूकोज का लेवल सही है। अगर खाना खा लिया सुबह का और उसके 1.5 घंटे के बाद में, लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में चेक करते हैं और उसमें आती है 170 टू 200, तो आपको वो भी आपकी नॉर्मल है। क्योंकि खाना खाने के बाद ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट या मीठा या जो भी कुछ खाया है, वो 1 से 1.5 घंटे के बाद में पच जाता है। इंसुलिन अपना काम शुरू करती है, ग्लूकोज अपना टूट के ब्लड के अंदर जा चुका होता है। उस टाइम पे ग्लूकोज कितनी बड़ी है, वो ये है। अब 2 से 3 घंटे के बाद में चेक करते हैं, उसमें 120 से 140 के बीच में अगर आती है आपकी, तो वो नॉर्मल है। यानी कि लगभग 2 घंटे के बाद में जो खाना खाया वो पच जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, इंसुलिन अपना काम कर चुकी होती है। उस टाइम पे आपका ब्लड ग्लूकोज कुछ एक्स्ट्रा बचती है, तो वो कितनी आई है, वो 120 से 140 के बीच आती है 2 से 3 घंटे के बाद में, तो वो आपकी नॉर्मल रेंज में है। ओके। अब सेकंड है प्री डायबिटिक या इम्पेयर्ड ग्लूकोज। अगर आपकी 101 से 125 के बीच की रेंज में आती है, तो वो इम्पेयर्ड है या थोड़ी सी गड़बड़ है, उसे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है आपको। और 100 खाना खाने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में, ये सारी रेंज 1 से 1.5 घंटे के है।
ओके, तो 190 से 230 के बीच में आती है तो प्री डायबिटिक आप हो सकते हो, या फिर 140 से 160 के बीच में खाना खाने के बाद में, इस रेंज में अगर आप आते हो तो आपकी ग्लूकोज इम्पेयर है, या प्री डायबिटिक आप हो सकते हो, या मतलब थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि भी हाँ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। नंबर 3 पे आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ या अदर कोई भी डायबिटीज़ है, तो उसे हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। मान लीजिए कि फास्टिंग में आपकी ग्लूकोज अगर 126 प्लस आती है तो आपको डायबिटीज़ की कैटेगरी में रखा जा सकता है। वो बाद में डिसाइड किया जाएगा डॉक्टर्स के थ्रू कि टाइप 1 है, टाइप 2 है या कोई अदर। ठीक है, खाना खाने के बाद में इसकी वैल्यूज रहेंगी 220 से 300 आ सकती है, और खाना खाने के लगभग 2 से 3 घंटे के आसपास में आपकी 200 प्लस अगर आती है तो फिर टाइप 2 डायबिटीज़ या अदर जो डायबिटीज़ है उसमें आपको काउंट किया जा सकता है, मेडिसिन की ज़रूरत हो सकती है। डायबिटीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। हम सुबह उठने से लेकर शाम तक, रात को सो जाने तक, या फिर पूरा दिन जो हमने किया है, जो हमने सोचा है, जो हम खाया है, जो हमने पिया है, हर चीज़ मायने रखती है। शरीर खुद किस तरह से अपने हर एक्टिविटी को मैनेज करता है, और सुबह उठने के बाद हमारे शरीर में कौन-कौन से हार्मोन्स एक्टिवेट करता है शरीर, और उन हार्मोन्स का हमारे जैसे कि ये वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में हर चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए जो हार्मोन्स हैं वो शरीर खुद बनाता है। लेकिन अगर डायबिटीज़ हो गई है किसी को, तो इन हार्मोन्स का हमारी डायबिटीज़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे। तो कुछ हार्मोन हमने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि कोर्टिसोल हार्मोन, सेकंड है एड्रेनालिन, नंबर 3 पे है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, फोर्थ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच के नाम से भी जानते हैं, पांचवा है ग्रोथ हार्मोन, सिक्स्थ इज ऑक्सीटोसिन, एंड सेवन इज डोपामाइन, एट्थ इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन वैसे रात का हार्मोन है, सुबह होने पर ये अपने आप डिक्रीज हो जाता है। तो हम इसको भी जानेंगे कि हमारी डायबिटीज में इसका क्या रोल है। सबसे पहले हम कोर्टिसोल को ही हम इसमें समझेंगे। अब हम कोर्टिसोल और डायबिटीज के कनेक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो जैसे कोर्टिसोल इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कोर्टिसोल हार्मोन तैयार किया जाता है। हार्मोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जब हमारे शरीर के अंदर कोई स्ट्रेस है या कोई इन्फ्लेमेशन है, या हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का लेवल डाउन जा रहा है, तब ये इन रिस्पॉन्स बॉडी के द्वारा तैयार किया जाता है या एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करवाया जाता है। उसमें आपका स्ट्रेस चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, इसके लिए ये इसको रिकवर करने के लिए शरीर के अंदर इसको तैयार करवाया जाता है। की एस्पेक्ट्स ऑफ कोर्टिसोल एंड डायबिटीज कनेक्शन, इसको हम जानेंगे कि कोर्टिसोल और डायबिटीज का आपसी कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहला है कोर्टिसोल्स इम्पैक्ट ऑन ब्लड शुगर, यानी कि कोर्टिसोल का हमारे ब्लड शुगर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसमें जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया था कि इन स्ट्रेस एनर्जी कम हो, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन रही हो, तो वैसे तो जनरली ये एक नॉर्मल वे में तो पैदा होता ही होता है। इसके अलावा ये चीज़ें थोड़ा सा इसका एलिवेशन बढ़ा देती हैं, इनका कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा देती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को ठीक करने के लिए बॉडी बार बार में इनको रिलीज करवाती है। अच्छा, अगर
कोर्टिसोल का लेवल अगर बढ़ेगा, जिन लोगों को फास्टिंग ग्लूकोज ज़्यादा आ रही है, मान लीजिए फास्टिंग ग्लूकोज ज़्यादा आ रही है, उसमें इसका क्या रोल है, ये कैसे बढ़ा देगा? क्योंकि ये जो चीज़ है फास्टिंग ग्लूकोज में, सबसे पहली बात तो ये जब एक्टिवेट होगा तो आपका जो स्टोर्ड जो ग्लूकोज है, यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो आपके बॉडी के अंदर स्टोर है, उस ग्लूकोज को यूज करेगा। तो आपका एक तो पहले डाइजेस्ट नहीं हो रही, जिनको डायबिटीज है, यानी कि पेनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रही, या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा, वो रेसिस्ट हो गया है, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज का लेवल हाई है। दूसरा ये क्या करेगा, जब कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा तो सबसे पहले एक तो पेनक्रियाज से जो इंसुलिन बन रही है, उस इंसुलिन को इनहिबिट करेगा, जिससे कि आपका ग्लूकोज का लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, रेसिस्टेंसी आपकी और बढ़ेगी, या आप डायबिटीज़ के मरीज और हो जाएंगे। साथ साथ में ये क्या करेगा कि आपकी जो स्टोर्ड ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है, उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके एनर्जी में बढ़ाएगा, जिससे शुगर का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात ये होगी कि शुगर का लेवल कैसे बढ़ जाता है। दूसरा, इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड कोर्टिसोल, ये कनेक्शन दिखाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये इंसुलिन रेसिस्टेंसी को बढ़ावा देता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देता है, जिससे आपका डायबिटीज और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा है कोर्टिसोल एंड पैनक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शन। देखिए, अगर लगातार बार बार में इन्फ्लेमेशन की हिस्ट्री मान लीजिए आपको है, कोई इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, या और कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए बॉडी बार बार में कोर्टिसोल को रिलीज करवाती रहेगी, और वो कोर्टिसोल आपका लगातार आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंसी को बढ़ावा देता रहेगा। एक टाइम के बाद में वो हो सकता है कि आपकी पेनक्रियाटिक बीटा सेल को भी इनहिबिट करना शुरू कर दे, या डैमेज शुरू कर दे। इसके साथ साथ में कोर्टिसोल हार्मोन आपकी इम्यूनिटी को भी बैक थ्रू करता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए? मैनेजमेंट में देखिए, मैनेजमेंट सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड की भी बढ़ जाती है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन की आपको दिक्कत आती है, हो जाता है कई पेशेंट को। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाइए, यानी कि योगा करें, सुबह हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, और अच्छी नींद लें, अच्छी डाइट लें। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि 8 से 9 बजे के बीच में सुबह कोर्टिसोल का लेवल अपने पीक पर होता है। नॉर्मल अगर इंसान है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को, अगर उसको, और प्लस में क्योंकि डायबिटीज़ वाले को इन्फ्लेमेशन या इस तरह की इन्फेक्शन वगैरह की दिक्कत आती ही आती है, जिनकी जिनकी ट्रिगर होने की वजह से ही मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, डायबिटीज़ वगैरह की बीमारियाँ। अब जैसे अपने पीक पे होगा तो उस टाइम पे कोर्टिसोल लेवल जैसे बढ़ता है, तो आपका ग्लूकोज का लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको स्प्रेस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए आप सुबह खाना 8 या 9 बजे से पहले हल्की फुल्की डाइट जो डाइजेस्टेबल हो, मतलब इतनी हार्ड नहीं हो, तो वो आप खाएं। उससे क्या होगा कि जैसे ग्लूकोज की डिमांड बॉडी ने की थी, तो ये कोर्टिसोल का लेवल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना कि बढ़ना चाहिए। ये करके देखने की बात है, तो आप इसे कीजिए मैनेजमेंट के तौर पे, सैर करते रहिए। न्यूरोथेरेपी में हम जो हमारे पेन पॉइंट चेक करते हैं,
उसमें अगर म्यूकस का पेन है तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन की हिस्ट्री रही है। तो उस कंडीशन में ऑटोइम्यून डिजीज भी हम इस डिजीज को मानते हैं। अगर म्यूकस के पॉइंट में पेन है तो उनको इन्फ्लेमेशन की हिस्ट्री हो सकती है। उसमें हम अगर ये देते हैं 6 ADR देते हैं, उससे कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, जिससे ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ेगा शुरुआत में। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट देखे हैं, उनका लेवल मैंने चेक किया है। इन्फ्लेमेशन ठीक किए बगैर आप पेशेंट को ठीक कर ही नहीं सकते। आगे है डायबिटीज रिलेटेड कोर्टिसोल इम्बैलेंस। नंबर 1 इज chronic stress. Living with diabetes can be stressful, leading to chronically elevated cortisol level. जिन लोगों को डायबिटीज है वो स्ट्रेसफुल रहते हैं। इसी वजह से उनका कोर्टिसोल का लेवल हाई रहना अपने आप शुरू हो जाता है। डायबिटीज के मरीज जिनको कोर्टिसोल का लेवल इम्बैलेंस हो गया है, उनको उनकी रिदम भी बिगड़ जाती है। रिदम से मेरा मतलब है जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन को सुबह के टाइम पे कोर्टिसोल ज़्यादा रिलीज होता है, उसके बाद में नॉर्मल रहता है, अपना ज़रूरत होने पे बढ़ता है। लेकिन डायबिटीज़ वाले मरीजों को बार बार में ये होता ही रहता है, जिसकी वजह से इनका डायबिटीज़ का या शुगर का लेवल इनका बढ़ा हुआ ही रहता है। और इस हार्मोन सिक्रेशन का जो पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न मतलब कोई पैटर्न अगर ना रहे तो उसमें फिर इनकी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं, डिसफंक्शन हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोर्टिसोल डायबिटीज कनेक्शन। नंबर 1 है वर्सनिंग इंसुलिन रेसिस्टेंस। आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंसी को और भी ज़्यादा बिगाड़ देता है कोर्टिसोल अगर हाइपर लेवल पे रहता है तो। नंबर 2 है इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीजों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, किडनी डिजीज उनको हो जाती हैं, फिर नर्व डैमेज उनकी हो जाती हैं। नंबर 3 है मूड एंड कॉग्निटिव चेंजेस। इम्बैलेंस कैन कंट्रीब्यूट टू मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन इंडिविजुअल विद डायबिटीज। डायबिटीज वाले मरीजों को डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, ये सारी परेशानियां रहती हैं। वो किसी बात को लेकर के बैठ जाते हैं। लास्ट में हम थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इन्फ्लेमेशन को मोस्टली हम दो तरीकों से समझ सकते हैं, या दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरा है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपकी बॉडी शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स टू इंजरी और इलनेस, यानी कि कोई छोटी इंजरी है या कोई ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की या नहीं दिक्कत है, तो थोड़े टाइम के लिए हो, उसमें आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उसे हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन में काउंट करते हैं। इसके अलावा ये कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनटों के लिए होती है, या कुछ हफ्तों के लिए भी रह सकती है। इसमें आपको रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं टेम्पोररी टाइम के लिए। इसमें न्यूट्रोफिल्स और अदर सेल्स का प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और ये आपको कोर्टिसोल इस कंडीशन में आपको
इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है और स्पीड हीलिंग में मदद करता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हम जैसे क्रोनिक से पता चल रहा है कि ये लंबे टाइम के लिए चलने वाला इन्फेक्शन रहा हो या कोई इंजरी जो काफ़ी दिन तक चली हो, उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हम कोई जलन जो लगातार बनी रहती है, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया हो, या फिर रिकवरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फ्लेमेशन जो बार-बार में होए जा रहा है, उसे हम क्रोनिक में काउंट कर सकते हैं। या फिर हमारा शरीर पुराने किसी इन्फ्लेमेटरी को कंडीशन रही हो और उसको एलिमिनेट नहीं कर पाया हो, तो उसकी वजह से भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसी के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद आपका। अगर जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।